हेलो विद्यार्थियों, आपका इस एजुकेशनल वीडियो में ऑनलाइन पढ़ाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि हम पूर्व में कई वीडियो बना चुके हैं और उसमें देख चुके हैं, हमारा जो दूसरा लेसन है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, उसमें कई वीडियो मौर्य युग के बारे में हम देख चुके हैं। आज हम इसी दूसरे पार्ट का जो अगला जो बिंदु है गुप्त साम्राज्य, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गुप्त साम्राज्य को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग जिस साम्राज्य को कहा जाता है गुप्त राजाओं के समय को कहा जाता है। तो गुप्त साम्राज्य का जो काल क्रम है, जो कालखंड है, वो 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक का है। इस पीरियड में 240 से 550 ईस्वी के पीरियड में गुप्त राजाओं ने भारत पर शासन किया। प्रारंभिक जो शासक थे गुप्त राजाओं के, उन्होंने अपना जो शासन प्रारंभ किया वह मगध के आसपास और उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका है, वहां से उन्होंने अपना शासन प्रारंभ किया। अब इन शासकों के बारे में जानकारी के जो प्रमुख सोर्स हैं, जो प्रमुख स्रोत हैं, वह निम्न प्रकार हैं। अगर पुराणों की बात करेंगे तो जिन पुराणों से हमें गुप्त राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है वह निम्न प्रकार है। विष्णु पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण। इन पुराणों से हमें गुप्त राजाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अब हम इसका जो पहला जो शासक है वह है श्रीगुप्त। पहले शासक का नाम है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को अभिलेखों में आदिराज भी कहा गया है। श्रीगुप्त को अभिलेखों में आदिराज कहा गया है, अर्थात गुप्त वंश का प्राचीन राजा जिसे आदिराज कहा गया है वह श्रीगुप्त था। इसकी जो जानकारी मिलती है पुना ताम्र पत्र लेख से इसकी जानकारी मिलती है। श्रीगुप्त जो कि गुप्त वंश का प्रारंभिक राजा था और इसकी जो स्थिति थी उस समय वह सामंत रूप में थी। सामंत रूप में वह शासन कर रहा था, अर्थात किसी राजा के अधीन वह शासन कर रहा था। इसके नाम के पूर्व महाराज शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके नाम के पूर्व महाराज शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात एक अधीन शासक। अधीन शासक अर्थात ये एक स्वतंत्र प्रवृत्ति का शासक नहीं था, किसी और राजा के अधीन रहकर शासन करता था, अर्थात यह महाराज जो उपाधि दी गई है इसलिए दी गई है। अगला जो शासक है उसका नाम है घटोत्कच। इसका जो कालक्रम है वह 280 से 319 ईस्वी तक। इसका जो समय था 240 से 280 ईस्वी। तो घटोत्कच का जो समय है 280 से 319 ईस्वी तक। इसकी जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं पुना ताम्रपत्र व रिद्धपुर ताम्र पत्र।
जिसके समय में लिखे गए वह प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता। घटोत्कच जो शासक था वह भी सामंत प्रवृत्ति का था। वह भी सामंत प्रवृत्ति का शासक था, अर्थात प्रारंभिक जो गुप्त वंश के जो राजा थे महत्वपूर्ण शासक नहीं थे, केवल नाम मात्र के शासन थे। इसके अधीन जो साम्राज्य था वह ज्यादा विस्तार में नहीं था। मगध के आसपास का इलाका जो था वह इनके अधीन था और यह किसी न किसी की अधीनता में शासन कर रहे थे। प्रथम जो महत्वपूर्ण शासक जो आता है वह अगला शासक है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त प्रथम। इसका जो समय है 319 से 335 ईस्वी। इसकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही 319, तो 319 20 में उन्होंने जिस संवत का प्रारंभ किया, जिस संवत का प्रचलन किया उसको गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। गुप्त संवत का प्रारंभ किसने किया? तो गुप्त संवत का प्रारंभ चंद्रगुप्त गुप्त वंश के राजा ने किया और जिस समय चालू किया गया वह था 319-320 ईस्वी में। इसकी जो अगली जो उपलब्धि है वह लिच्छवी शासक, लिच्छवी शासक की जो पुत्री थी जिसका नाम था कुमार देवी। लिच्छवी राजकुमारी थी जिसका नाम था कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया। यह विवाह उस समय बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियों को लेकर आता है। इससे होता क्या है, चंद्रगुप्त के आसपास यानी कि लिच्छवियों से इसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए और वैवाहिक संबंध स्थापित करने के साथ इसकी शक्ति बहुत बढ़ गई और आसपास के इन दोनों ने मिलकर आसपास के जो छोटे बड़े शासक थे उन शासकों को हराया। अर्थात वैवाहिक संबंधों ने, लिच्छवियों से वैवाहिक संबंधों ने इनको साम्राज्य विस्तार में बहुत सहायता प्रदान की। चंद्रगुप्त प्रथम की जो तीसरी जो उपलब्धि है उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त वंश का प्रथम शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की तो वह शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। अर्थात महाराजा धीराज की उपाधि यानी कि स्वतंत्र प्रवृत्ति का शासक। इसके पूर्व जो शासक थे वह किसी न किसी अन्य शासन के अधीन थे और महाराज की उपाधि धारण करते थे। पहला जो शासक था, भारतीय इतिहास में भी कह सकते हैं कि पहला शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तो पहला जो शासक था इतिहास में वह चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का जो शासक था वह था। तो इसका काल बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो काल है वह साम्राज्य विस्तार का काल, जो गुप्त राजाओं ने जो साम्राज्य विस्तार किया उसका जो प्रारंभ जो होता है वह चंद्रगुप्त प्रथम के शासन से होता है। गुप्त वंश का जो चौथा महत्वपूर्ण शासक है उसका नाम है समुद्रगुप्त। गुप्त इतिहास का एक महत्वपूर्ण शासक समुद्रगुप्त। इसका जो समय है 335 से 375 ईस्वी।
यह समुद्रगुप्त जो है उसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। और इस उपाधि से जिसने नवाजा उसका नाम है विंसेंट स्मिथ। एक अंग्रेज इतिहासकार हुए हैं विंसेंट स्मिथ ने उसकी उपलब्धियों, उसके साम्राज्य विस्तार को ध्यान में रखते हुए उसे भारत का नेपोलियन कहा है। इसके बारे में जो जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वह प्रयाग प्रशस्ति है। प्रयाग प्रशस्ति जिसकी रचना इसके दरबारी कवि और महासंधि विग्रहक, इसके प्रमुख दरबारी थे और महासंधि विग्रहक जो थे जिनका नाम था हरिसेन। हरिसेन उसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। प्रयाग प्रशस्ति जो कि इलाहाबाद में है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस प्रशस्ति के रचनाकार थे हरिसेन। इस प्रयाग प्रशस्ति से ही समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में उसके प्रशासन के बारे में और अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इससे प्राप्त होती है। प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना की गई है वह जिस शैली में की गई है, रचना शैली, वह चंपू शैली है। अर्थात प्रयाग प्रशस्ति को चंपू शैली में लिखा गया है। भाषा जो है वह संस्कृत भाषा है। चंपू शैली से क्या अभिप्राय है? लिखने की एक महत्वपूर्ण शैली, चंपू शैली से क्या अभिप्राय है? अर्थात यह जो प्रयाग प्रशस्ति जो लिखी गई है वह गद्य व पद्य मिश्रित में लिखी गई है। अर्थात इसकी जो पंक्तियां हैं वह गद्य शैली में लिखी गई है और पद्य शैली में लिखी गई है। गद्य और पद्य की मिश्रित शैली को चंपू शैली कहा जाता है और यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की विभिन्न प्रकार की जानकारियों का, साम्राज्य विस्तार का और अन्य जानकारियों का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह जो प्रशस्ति लिखी गई है वह अशोक स्तंभ लेख, अशोक स्तंभ लेख, अशोक स्तंभ लेख लिखा गया है। उसी स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई है, वहीं पर प्रयाग प्रशस्ति को लिखा गया है। अब हम समुद्रगुप्त की विभिन्न विजयों के बारे में पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त जो कि अपनी विजयों के लिए जाना जाता है, यानी कि उसने कई राजाओं को, भारत के अनेक राजाओं को, अलग अलग दिशाओं के राजाओं को उसने परास्त किया और राजाओं को परास्त करने के बाद उन सभी राजाओं से अलग अलग प्रकार के संबंध स्थापित किए। तो उनकी विधियों की जो जानकारी मिलती है वह प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी था, महासंधि विग्रहक और युद्ध मंत्री था, उससे मिलती है। तो उसकी जो प्रमुख जो पहली जो विजय है वह आर्यावर्त की विजय, आर्यावर्त की विजय। आर्यावर्त की विजय में समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत के 9 राजाओं को परास्त किया
9 राजाओं को हराया और इन राजाओं से जो नीति, जो संबंध स्थापित किए, जिस नीति के तहत संबंध स्थापित किए, वह नीति थी राज प्रसवोद्धरण। राज प्रसवोद्धरण। उत्तरी भारत के 9 राजाओं को परास्त करने के बाद उन राजाओं से जो संबंध स्थापित किए, जिस नीति के द्वारा उन्होंने संबंध स्थापित किए, वह नीति थी राज प्रसवोद्धरण। इसका मतलब यह है कि उन राजाओं को परास्त करने के पश्चात उसका जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को अपने अधीन मिलाना, अपने साम्राज्य में मिलाना, अर्थात इन राजाओं को पूर्णतः नष्ट कर दिया गया। यह जो आर्यावर्त, जो कि गंगा यमुना का जो दोआब है, उसके बीच का जो क्षेत्र है, उस इलाके में रहने वाले 9 राजाओं को उसने परास्त किया। दूसरी जो विजय, उसकी दक्षिणापथ की विजय। दूसरी जो विजय, उसकी दक्षिणापथ की विजय, और इसमें जितने राजाओं को पराजित किया उनकी संख्या 12 थी। 12 राजाओं को उसने परास्त किया और जो संबंध स्थापित किए और जिस नीति का उन्होंने प्रयोग किया, वह मोक्ष ग्रहण, मोक्ष अनुग्रह। दक्षिणापथ के राजाओं को परास्त करने के बाद उसने ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह की नीति का पालन किया। इस प्रकार की संधि इन 12 राजाओं के साथ में की। इस प्रकार का व्यवहार इन 12 राजाओं को परास्त करने के बाद किया, अर्थात ग्रहण, इन राजाओं को हराने के पश्चात मोक्ष, मुक्त करना, और अनुग्रह अर्थात उन राजाओं को उनका जो राज्य है, उनका जो भाग है, पुनः वापिस लौटाना। इस प्रकार के संबंध दक्षिणी राजाओं को परास्त करने के बाद उन राजाओं से अपनाए। अब तीसरी जो विजय है वह आट्विक, अर्थात उत्तर और दक्षिण के बीच में जंगल में रहने वाली जो जातियां थी, जो विभिन्न प्रकार के उपद्रव करती थी, तो इन आट्विकों को परास्त किया और जो नीति अपनाई वह है भृत्य, अर्थात इनको परास्त करने के बाद इनको सेवक बना दिया गया, दास बना दिया गया। अगली जो विजय है समुद्रगुप्त की, 5वीं विजय, वह विदेशी शासकों पर विजय। तो विदेशी शासक, उस समय महत्वपूर्ण विदेशी शक्तियां भारत के नजदीक के जो देश थे उन पर शासन कर रही थी, जैसे देवपुत्र शाही, शाहानुशाही, शक, मुरुंड, यह कुछ विदेशी ताकत थी और भारत के नजदीक के भागों में शासन कर रही थी। तो इन विदेशी शासकों को उन्होंने परास्त किया। विदेशी शासकों के साथ में उन्होंने एक विशेष प्रकार की नीति अपनाई और वह नीति थी आत्मनिवेदन, कि वह आए, सम्राट के पास में निवेदन करे, क्षमा याचना करे, कन्योपायन, और अपनी लड़कियों का विवाह
विदेशी शासक अपनी लड़कियों का विवाह या वैवाहिक संबंध स्थापित करे चंद्रगुप्त से। आत्मनिवेदन, कन्योपायन, स्विषय, भुक्ति शासन। स्विषय भुक्ति शासन अपने विषय में, अपने विषय का मतलब अपने भाग में, अपने साम्राज्य में। भुक्ति का मतलब भी होता है सीमांत राज्य, वहां शासन के लिए स्वीकृति प्राप्त करे। और गुरुत मदंकित, और गुरुत यानी कि गरुड़ का जो निशान है, जो गरुड़ जो कि गुप्त राजाओं का राजकीय चिन्ह था, ऐसी राजाज्ञा प्राप्त करे जिस पर राजकीय जो मुद्रा है उसका अंकन किया गया हो, और ऐसी राजाज्ञा प्राप्त करके वह अपने विषय में भुक्ति शासन स्थापित करे। तो गुरुत मदंकित स्विषय भुक्ति शासन। अगर हम इसको देखना चाहे तो पहले गुरुत मदंकित स्विषय भुक्ति शासन, इसका पूरा जो एक साथ मीनिंग हुआ, गुरुत मदंकित स्विषय भुक्ति शासन, याचना। अर्थात इन राजाओं से इस प्रकार की नीति अपनाई गई। पूर्ण रूप से जो विदेशी शासक थे वह सम्राट के अधीन हो गए, उन्हें उनके अनुग्रह के आश्रित हो गए। विदेशी शासक जो कि भारत में उस समय में आ गए थे, भारत के विभिन्न भागों पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। उन शासकों को उन्होंने परास्त किया और बिल्कुल नतमस्तक कर दिया। तो ये थे समुद्रगुप्त की विजय और समुद्रगुप्त के द्वारा विभिन्न राजाओं से अपनाई गई नीतियां। और कुछ अन्य बातें, महत्वपूर्ण बातें, उसने अश्वमेध, पराक्रम नामक सिक्के चलाए। सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ था। अर्थात यह पता चलता है कि उसने अपने विजयों के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ करवाया था। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए बताया गया उसको, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया इसको। अर्थात ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने सिक्कों पर स्वयं को वीणा बजाते हुए बताया है? तो वह शासक था समुद्रगुप्त। इसको कवि राजा भी कहा गया है, इसको कवि राजा भी कहा गया है। तो समुद्रगुप्त केवल अपनी विजयों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अनेक कार्य, अनेक उपलब्धियां उसके द्वारा स्थापित की गई और एक महान शासक के रूप में भारत के इतिहास में याद किया जाता है। अगर हम उसकी विभिन्न विजयों को अगर मैप के द्वारा देखना चाहे तो भी आसानी से देख सकते हैं। ये भारत का एक कच्चा मानचित्र बनाया। पहली जो विजय आर्यावर्त पर विजय, राज प्रसवोद्धरण पहली विजय। दूसरी जो विजय दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया, ये 9 राजाओं को हराया। उसके बाद तीसरी जो विजय है, ये दूसरी जो विजय, तीसरी जो विजय है वो आर्टिक, विभिन्न जंगली जनजातियां थी जो कि विभिन्न प्रकार के आतंक फैलाती थी,
उनको भृत्य बनाया। उसके बाद अगली जो विजय है वह सीमांत राज्यों पर विजय। ये सीमांत राज्य हैं जो कि इधर उत्तर पूर्व में, दक्षिण में सिंहल। उसके बाद यहाँ पर उसने विभिन्न विदेशी शक्तियों, जो कि पांचवी जो विजय है वह विभिन्न विदेशी शासकों को उसने परास्त किया। यहाँ पर हम देखेंगे विभिन्न राजतंत्रात्मक और गणतंत्र जो उस समय के विभिन्न प्रांत थे जिसमें गणतंत्र शासन पद्धति थी, गणतंत्रात्मक विभिन्न गणतंत्रों को हराया और यहाँ पे विभिन्न राजाओं को परास्त किया। तो एक बहुत बड़े भाग में उसने साम्राज्य विस्तार किया और उस पर अधिकार किया। तो ये हम गुप्त साम्राज्य के जो कुछ प्रारंभिक जो महत्वपूर्ण शासक थे उनके बारे में पढ़ा। अगले जो महत्वपूर्ण शासक हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको बस कुछ लिखवाया जा रहा है और बहुत कुछ समझाया जा रहा है। जो यहाँ पे लिखवाया जा रहा है वह अपनी नोटबुक में नोट करें, और जो आपको अन्य समझाया जा रहा है, अन्य जो महत्वपूर्ण बातें समझाई जा रही हैं, अगर वो भी आपको अच्छी लगे कि ये कुछ महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आप निश्चित रूप से उसकी अपनी कॉपी में उसको नोट करें। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। धन्यवाद।